नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान की। हमारे सामने जो जानकारियां हैं वो एक काफ़ी मिलीजुली तस्वीर दिखा रही हैं। मतलब एक तरफ तो राज्य का 2025 का विकास एजेंडा है, नई योजनाएं हैं, बड़े लक्ष्य हैं, और वहीं दूसरी तरफ ज़मीनी हकीकत देखें तो 6 नवंबर 2025 को मौसम की ज़बरदस्त मार पड़ रही है और साथ में कुछ और भी चुनौतियां हैं जो सिर उठा रही हैं। तो हमारे पास देखिए भारी बारिश और बाढ़ की खबरें भी हैं, और सरकारी योजनाएं, बजट घोषणाएं, भविष्य के बड़े प्लान्स, वो सब भी हैं। तो आज का मकसद यही है कि इन बिखरी हुई कड़ियों को थोड़ा जोड़ा जाए, इनके बीच का कनेक्शन समझा जाए और राजस्थान की जो मौजूदा स्थिति है उसकी एक साफ, थोड़ी गहरी तस्वीर बनाने की कोशिश की जाए। तो चलिए शुरू करते हैं, और शुरुआत वहीं से जो इस वक्त सबसे हावी लग रहा है, मौसम। बिल्कुल। स्थिति सच में चिंताजनक है। खासकर पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में जो खबरें आ रही हैं वो बता रही हैं कि जयपुर और कोटा संभाग के कई जिलों में भारी से मतलब बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। रेड अलर्ट? हाँ, रेड अलर्ट। और ये सिर्फ चेतावनी नहीं है, इसका असर जमीन पर दिख रहा है। कई गांव पानी में घिर गए हैं, जो निचले इलाके हैं वहां बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, और खेतों में पानी भरने से जो खड़ी फसलें हैं उन पर बहुत बड़ा संकट है। किसानों के लिए तो ये बहुत ही मुश्किल घड़ी है। रेड अलर्ट का मतलब तो ये हुआ कि प्रशासन को एकदम मुस्तैद रहना होगा। और स्कूलों को बंद करने की भी खबर है शायद। हाँ बिल्कुल। एहतियात के तौर पर अजमेर और बूंदी जिलों में स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है ताकि बच्चों को कोई परेशानी ना हो। और देखिए, ये सिर्फ बारिश की बात नहीं है, मौसम का पैटर्न अचानक से बदला है। तापमान में गिरावट आई है और कुछ मैदानी इलाकों में पाला पड़ने की भी आशंका जताई गई है। ओहो, पाला। हाँ, जो रबी की फसलों के लिए एक और खतरा हो सकता है। और इसके साथ ही राज्य का जो उत्तरी हिस्सा है, जैसे श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़, वहां से ओले गिरने की भी खबरें आ रही हैं। अच्छा, ओले भी? जी, तो ये सब मिलकर प्रशासन के लिए एक तरह से मल्टी डायमेंशनल चैलेंज है। अभी फौरन राहत और बचाव का काम करना है, फसलों के नुकसान का अंदाजा लगाना है, और आगे जो और खराब मौसम हो सकता है उसकी तैयारी भी करनी है। ये तो हुई मतलब तात्कालिक चुनौती, जिससे निपटना तो पहली प्राथमिकता होगी ही। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा, इन मुश्किलों के बीच भी विकास का पहिया भी घूमता दिख रहा है। एक बड़ी खबर आई है ढांचागत सुधार को लेकर। 50,000 से ज्यादा स्कूल, आंगनवाड़ियां और हेल्थ सेंटर्स की मरम्मत के लिए 1012 करोड़ की मंजूरी दी गई है। प्रशासनिक और वित्तीय दोनों, ये रकम तो काफी बड़ी लग रही है। रकम तो यकीनन बड़ी है, 1012 करोड़ रुपए, और वो भी 50,000 से ज्यादा पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के लिए। ऊपर से देखें तो ये दिखाता है कि सरकार का फोकस बुनियादी ढांचे पर है, शिक्षा और स्वास्थ्य, जो किसी भी समाज के विकास के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ थोड़ा और सोचने की जरूरत है। क्या ये महज एक रूटीन मरम्मत का फंड है, या ये इस बात का संकेत है कि इन बिल्डिंग्स की हालत शायद पिछले काफी समय से ठीक नहीं थी और अब एक बड़े लेवल पर सुधार की जरूरत महसूस हो रही है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। मतलब 1012 करोड़ रुपए को अगर 50,000 संस्थानों में बांटें तो प्रति संस्थान औसत रकम कितनी बैठेगी? क्या वो सच में ढांचागत कायापलट के लिए काफी होगी, या सिर्फ थोड़ी बहुत जरूरी मरम्मत तक ही सीमित रहेगी? ये सवाल तो उठता है। बिल्कुल, ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि यही तय करेगा कि इस फंड का असली असर क्या होगा। क्या ये सिर्फ दीवारों पर रंग रोगन और टूटी फूटी चीजों को बदलने तक रहेगा, या इससे स्कूलों में बेहतर क्लासरूम, टॉयलेट्स, पीने का पानी और हेल्थ सेंटर्स में बेहतर इक्विपमेंट या सुविधाएं जैसी चीजें भी पक्की होंगी? इसे लागू कैसे किया जाता है, उसकी क्वालिटी और मॉनिटरिंग, वो यहाँ सबसे अहम होगी। इसी तरह हेल्थ सेक्टर में एक और कदम उठाया गया है पेंशनरों के लिए। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी RGHS, जो सरकारी पेंशनरों को हेल्थ कवरेज देती है। हाँ, RGHS। उसके तहत OPD और जांच की जो लिमिट है वो बढ़ाई गई है। अच्छा, RGHS की सीमा बढ़ाने का मतलब ये हुआ कि पेंशनर्स अब अपनी जेब से कम खर्च करके ज्यादा इलाज या टेस्ट करवा पाएंगे। खासकर आजकल जिस तरह से मेडिकल का खर्चा बढ़ रहा है, ये उनके लिए बड़ी राहत हो सकती है। हाँ, सैद्धांतिक तौर पर तो ये बड़ी राहत है। OPD यानी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में डॉक्टर की फीस और छोटी मोटी दवाइयाँ और ज़रूरी जांचों पर जो खर्च होता है वो अब स्कीम के तहत ज़्यादा कवर होगा। ये यकीनन पेंशनर्स की हेल्थ सिक्योरिटी को बेहतर बनाता है। पर यहाँ भी कुछ प्रैक्टिकल सवाल हैं। क्या ये बढ़ी हुई लिमिट वाकई आज की बढ़ती मेडिकल कॉस्ट के हिसाब से काफ़ी है?
और क्या राज्य के हेल्थ बजट पर इसका कोई एक्स्ट्रा बोझ पड़ेगा? एक पहलू ये भी है कि जो प्राइवेट अस्पताल इस स्कीम में शामिल हैं, क्या वो पूरी पारदर्शिता से और बिना किसी परेशानी के पेंशनरों को ये सुविधा दे रहे हैं? अक्सर ऐसी योजनाओं में जमीनी लेवल पर कुछ दिक्कतें सुनने में आती हैं। सही कहा। योजना बनाना एक बात है और उसका सही से लागू होना बिल्कुल दूसरी। अच्छा, अब जरा एनर्जी सेक्टर की तरफ चलते हैं। यहाँ कुछ दिलचस्प घोषणाएं और उपलब्धियां दिख रही हैं। राज्य के बजट 2025-26 में हर घर को महीने में 150 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा था। साथ ही 5 लाख नए बिजली कनेक्शन देने की भी बात थी। और अब एक बड़ी खबर आई है पीएम कुसुम योजना से जुड़ी हुई। हाँ, ये खबर काफ़ी अहम है। पीएम कुसुम योजना यानी प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान। इसके तहत किसानों को सोलर पंप लगाने और अपनी ज़मीन पर सोलर प्लांट लगाने के लिए बढ़ावा दिया जाता है। हाँ, कुसुम योजना। तो उसके तहत राजस्थान ने 1000 मेगावाट सोलर एनर्जी प्रोडक्शन कैपेसिटी लगाने का आंकड़ा पार कर लिया है। ये देश में एक मील का पत्थर है। 1000 मेगावाट ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये तो राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति है, मतलब इतनी धूप है वहां, उसका सही इस्तेमाल करने की दिशा में एक बड़ा कदम लगता है। इसका जमीनी स्तर पर क्या असर दिख रहा है? कहा जा रहा है कि इससे 17.5 लाख किसानों को सीधा फायदा पहुंच रहा है। किस तरह का फायदा? देखिए, इसके कई पहलू हैं। सबसे सीधा फायदा तो है सिंचाई के लिए मिलने वाली सस्ती और बिना रुकावट वाली बिजली। जिन किसानों ने सोलर पंप लगाए हैं, उनकी डीजल या जो नॉर्मल बिजली है उस पर निर्भरता कम हुई है, तो खेती की लागत घटी है। दूसरा, कुसुम योजना का एक कंपोनेंट ये भी है कि किसान अपनी बंजर जमीन पर सोलर प्लांट लगाकर जो एक्स्ट्रा बिजली बने वो ग्रिड को बेच सकते हैं। उससे उन्हें एक फिक्स्ड आमदनी हो सकती है। तो ये जो 17.5 लाख किसानों का आंकड़ा है, शायद इन दोनों तरह के लाभार्थियों को मिलाकर बना है। ये न सिर्फ किसानों की आय बढ़ाने में मददगार है, बल्कि राज्य की एनर्जी सिक्योरिटी और कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लक्ष्य में भी योगदान दे रहा है। लेकिन क्या इसमें भी कोई चुनौतियां हैं? जैसे क्या छोटे और मार्जिनल किसानों तक इसका लाभ बराबरी से पहुंच पा रहा है? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बड़ी योजनाओं का फायदा बड़े किसान ज्यादा उठा लेते हैं। और दूसरा, इतनी बड़ी मात्रा में सोलर एनर्जी को ग्रिड से जोड़ने और उसकी स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है क्या? ये बिल्कुल जायज सवाल है। छोटे किसानों के लिए जो शुरुआती इन्वेस्टमेंट है वो अब भी एक बाधा हो सकती है। हालांकि योजना में सब्सिडी का प्रावधान है, पर लाभ सब तक बराबर पहुंचे ये पक्का करना हमेशा एक चुनौती रहती है। जहां तक ग्रिड इंटीग्रेशन का सवाल है, ये सोलर एनर्जी के विस्तार में एक बड़ी तकनीकी चुनौती है। सोलर पावर दिन में मिलती है और उसकी मात्रा मौसम पर निर्भर करती है। इसे सक्सेसफुली ग्रिड में शामिल करने और बिजली की डिमांड सप्लाई में बैलेंस बनाए रखने के लिए स्मार्ट ग्रिड और एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस जैसे बैटरीज वगैरह में बड़े निवेश की जरूरत होगी। 1000 मेगावाट एक पड़ाव है, पर आगे का रास्ता इन चुनौतियों से निपटने पर ही निर्भर करेगा। समझ गया। अच्छा, अब स्वास्थ्य क्षेत्र की एक और पहल पर आते हैं। राज्य के बाहर के मरीजों के लिए मुफ्त इलाज योजना। ये सुनने में तो बहुत महत्वाकांक्षी लगता है कि राजस्थान अपने राज्य के बाहर के लोगों का भी मुफ्त इलाज करेगा। लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल है? और जैसा कि खबरों में जिक्र है, इसे लागू करने में कुछ शुरुआती दिक्कतें भी आ रही हैं। महत्वाकांक्षी तो ये यकीनन है। ये वसुधा कुटुंबकम वाली भावना को दिखाता है, लेकिन सरकारी खजाने और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। किसी भी नई योजना में, खासकर इतने बड़े स्केल की, उसमें शुरुआती दिक्कतें आना तो स्वाभाविक है। हो सकता है मरीजों की पहचान करने में, उनके डॉक्यूमेंट्स की जांच में, अस्पतालों को पेमेंट की प्रोसेस में, इन सब में कुछ समस्याएं आ रही हों। यहाँ ये समझना जरूरी है कि इस योजना का असल मकसद क्या है। क्या ये मानवीय आधार पर है, या पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध बेहतर बनाने की कोशिश है, या फिर अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की क्षमता दिखाने की कोशिश? इसके पीछे की सोच और इसका लंबे समय में फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या होगा, उसका एनालिसिस जरूरी है। हाँ, बिना पूरी स्ट्रैटेजी समझे सिर्फ घोषणा पर टिप्पणी करना थोड़ा मुश्किल है। चलिए अब आर्थिक मोर्चे पर आते हैं। निवेश और रोजगार बढ़ाने के लिए कुछ कदमों की बात हो रही है, जैसे मिनरल प्लॉट्स की नीलामी। प्लॉट्स की नीलामी करने की तैयारी कर रही है। राजस्थान मिनरल वेल्थ के मामले में काफी रिच राज्य है। इस नीलामी से उम्मीद है कि माइनिंग सेक्टर में नया निवेश आएगा, जिससे सरकार को रेवेन्यू मिलेगा और लोकल लेवल पर रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। हालांकि यहाँ पर्यावरण से जुड़ी चिंताएं और नियमों के पालन का मुद्दा भी अहम हो जाता है।
इतने बड़े पैमाने पर माइनिंग एक्टिविटीज का लोकल एनवायरनमेंट और समुदायों पर क्या असर पड़ेगा, उसका सावधानी से आकलन और मैनेजमेंट जरूरी है। रोजगार की बात चली है तो बजट में 1.25 लाख सरकारी नौकरियों का वादा भी किया गया था। ये संख्या तो बहुत बड़ी है और युवाओं में काफी उम्मीद जगाती है। लेकिन क्या ये लक्ष्य यथार्थवादी है और क्या सिर्फ सरकारी नौकरियां ही समाधान है? 1,25,000 सरकारी नौकरियों का वादा, हाँ, ये निश्चित रूप से एक बड़ी राजनीतिक घोषणा है। सरकारी नौकरी की इच्छा आज भी युवाओं में बहुत ज्यादा है, लेकिन इसे पूरा करना मतलब इतने पद पहचानना, भर्ती प्रक्रिया पूरी करना और फिर उनके वेतन भत्तों का जो फाइनेंशियल बर्डन आएगा उसे उठाना, ये एक जटिल प्रोसेस है। इसके अलावा ये सवाल भी अहम है कि क्या अर्थव्यवस्था सिर्फ सरकारी नौकरियों के भरोसे चल सकती है? प्राइवेट सेक्टर में निवेश, एंटरप्रेन्योरशिप और स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना भी उतना ही जरूरी है, शायद उससे भी ज्यादा। इसी संदर्भ में राजस्थान को भारत का सबसे बड़ा डेयरी हब बनाने की योजना भी घोषित की गई है। डेयरी हब, ये एक दिलचस्प विचार है क्योंकि राजस्थान में पशुपालन खासकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा है। इस योजना का क्या मतलब हो सकता है? क्या बड़े प्रोसेसिंग प्लांट लगेंगे या दूध उत्पादन बढ़ाने पर जोर होगा? शायद दोनों। डेयरी हब बनाने का मतलब होगा दूध का प्रोडक्शन बढ़ाना, कलेक्शन सिस्टम को बेहतर बनाना, प्रोसेसिंग कैपेसिटी डेवलप करना, जैसे दूध, पनीर, घी, दही वगैरह बनाना, और फिर मार्केटिंग और ब्रांडिंग पर ध्यान देना। इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज का रोल बहुत अहम हो सकता है, जैसा हमने गुजरात के अमूल मॉडल में देखा है। अगर ये योजना सफल होती है तो ये ग्रामीण आय बढ़ाने, रोजगार पैदा करने और एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन में बड़ा योगदान दे सकती है। लेकिन इसमें भी चुनौतियां होंगी। पशुओं का स्वास्थ्य, चारे की उपलब्धता, दूध की क्वालिटी बनाए रखना और किसानों को सही दाम दिलाना। इन सब विकास की बातों के साथ शहरी विकास का भी जिक्र है। नई टाउनशिप नीति और जयपुर में ओपन जिम। हाँ, शहरीकरण एक सच्चाई है और उसे सही ढंग से मैनेज करना जरूरी है। नई टाउनशिप नीति में किफायती आवास, ग्रीन डेवलपमेंट यानी ग्रीन स्पेसेस और पार्कों पर जोर और बेहतर कम्युनिटी सर्विसेज की बात की गई है। मकसद ये है कि नए शहरी इलाके सिर्फ कंक्रीट के जंगल ना बने बल्कि रहने लायक हों। और जयपुर में फिट राजस्थान अभियान के तहत 23 ओपन जिम खोलना एक अच्छी पहल है। ये पब्लिक हेल्थ को बढ़ावा देने का एक कम लागत वाला तरीका है, जहां लोग आसानी से जाकर एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये छोटे कदम भी शहर की लाइफस्टाइल और नागरिकों के स्वास्थ्य पर पॉजिटिव असर डाल सकते हैं। तो हमने विकास की कई योजनाओं और महत्वाकांक्षाओं पर बात की। इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खनन, नौकरियां।